हेलो स्टूडेंट्स, ये एल्कीन टॉपिक का 5th वीडियो है और इसके पहले वाले वीडियो तक हम एलिमिनेशन कंप्लीट कर चुके हैं। और इससे पहले वाले लास्ट वीडियो में हमने ये बोला था कि हम एलिमिनेशन को दो पार्ट में डिवाइड करके स्टडी करते हैं। एक टाइप को हमने बोला था 1-2 एलिमिनेशन और इसी को हम बोलते हैं क्या, अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन। और चूंकि अल्फ़ा अंडरस्टूड होता है इसलिए हम इसको डायरेक्ट क्या लिखते हैं, बीटा एलिमिनेशन। और ये हमने 4 टाइप से स्टडी किया था, E2 मैकेनिज्म, E1CB और EI मैकेनिज्म। हम ये कंप्लीट कर चुके हैं और इससे बनने वाला जो प्रोडक्ट था वो क्या था, एल्कीन। आज हमें इस वीडियो में जो पढ़ना है वो ये सेकेंड टाइप है, 1-1 एलिमिनेशन। और 1-1 एलिमिनेशन को हम पढ़ते हैं अल्फा एलिमिनेशन। मतलब जिस कार्बन से H एलिमिनेट होगा उसी कार्बन से क्या जाएगा, लिविंग ग्रुप। और इसमें जो बनेगा वो एल्कीन नहीं बनेगा, इसमें बनेगा एक नया इंटरमीडिएट, इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बीन। और कार्बीन हमारे सिलेबस का एक इंटरमीडिएट है। तो स्टार्ट करते हैं कार्बीन। तो कार्बीन की डेफिनेशन यदि मैं स्टार्ट करूं तो सबसे पहले पहचानने का तरीका बताऊं कि हम पहचानेंगे कैसे। तो न्यूट्रल इंटरमीडिएट ऑफ कार्बन, कोई चार्ज नहीं रहेगा, ना प्लस ना माइनस। न्यूट्रल इंटरमीडिएट ऑफ कार्बन इन विच कार्बन कंटेन्स ओनली 2 बॉन्ड्स, केवल 2 ही बॉन्ड दिखेगा कार्बन पे। एंड टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑक्टेट। जब टोटल इलेक्ट्रॉन में काउंट करूंगा तो कार्बन पे 6 इलेक्ट्रॉन दिखेगा मुझे। जैसे एग्जाम्पल देखें, फर्स्ट जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है दैट इज CH2। वैसे इसका नाम है मिथाइलिन, लेकिन चूंकि इस कैटेगरी का फर्स्ट मेंबर है और कॉमन नेमिंग में ऐसा होता है कि कैटेगरी का नाम फर्स्ट मेंबर को मिलता है, इसलिए हम डायरेक्ट इसको क्या बोलते हैं, कार्बीन सिस्टम ही बोलते हैं। तो CH2 में कार्बन पे कितना बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन है, 2 बॉन्ड हो गए और ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलाकर टोटल हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड एग्जाम्पल में बात करें दैट इज मोनोक्लोरोमिथाइलिन और मोनोक्लोरोकार्बीन। ये सबसे इंपॉर्टेंट कार्बीन है अपने सिलेबस में, इसको अपन बोलते हैं डाइक्लोरोमिथाइलिन, या हम इसको बोल सकते हैं डाइक्लोरोकार्बीन। कार्बीन सिस्टम के बेसिस पे नाम लिखा जाता है तो डाइक्लोरोकार्बीन ही हमारे सिलेबस में लिखा हुआ मिलेगा। ये हुआ कार्बीन पहचानने का तरीका। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पर यदि हम आए तो फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमने लिखा है फ्रॉम कीटीन। कीटीन होता है CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये कीटीन है। और जब हम इसको हीट करते हैं तो कीटीन को हीट करने पर जो बनता है दैट इज कार्बीन, और इसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाता है। ये प्रिपरेशन है। रही बात इसके मैकेनिज्म की, तो मैकेनिज्म में ये होता है कि ऑक्सीजन का लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, और यदि रेजोनेंस में इन्वॉल्व हुआ तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होने के कारण होगा ये कि कॉर्नर वाले कार्बन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ ऑक्सीजन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि वो पहले न्यूट्रल था। और न्यूट्रल जब भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उस पर आता है कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। अब कार्बन निगेटिवली चार्ज है, मतलब अनस्टेबल है, और कोई भी निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन रिच न्यूट्रल होने के लिए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो ये कार्बन क्या करेगा, न्यूट्रल होने के लिए इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। और जैसे ही कार्बन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना, कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा। और कार्बन न्यूट्रल हो गया लेकिन उस पर बॉन्ड तो 2 ही हैं, तो ये कहलाएगा कार्बीन। और यहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड अलग निकाल दिया जाएगा। ये इसका प्रिपरेशन है, कार्बीन फ्रॉम कीटीन। ये फर्स्ट प्रिपरेशन है फ्रॉम कीटीन। और यदि प्रिपरेशंस की बात करूं तो नेक्स्ट प्रिपरेशन हम लिख रहे हैं फ्रॉम डायजोमीथेन। डायजोमीथेन होता है CH2N2। ठीक, एक्सपेंडेड फॉर्म मैंने लिखा हुआ है CH2 माइनस, सिंगल बॉन्ड N, ट्रिपल बॉन्ड N, और नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना। अब इसमें यदि मैं प्रिपरेशन बोलूँ, जब मैं इसको हीट करता हूँ तो यहाँ पे बनेगा कार्बीन और यहाँ से N2 अलग निकल जाएगा। और सिमिलर मैकेनिज्म, सिमिलर प्रिपरेशन, क्यों, क्योंकि कार्बन न्यूट्रल होने के लिए क्या करेगा, बॉन्ड पेयर को रिमूव कर देगा, एक्सपेल कर देगा और न्यूट्रल हो जाएगा। ये सेकेंड प्रिपरेशन है फ्रॉम डायजोमीथेन। हम सबसे इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन पर आए तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन होता है फ्रॉम हेलोफॉर्म। तो हमारे सिलेबस में जो यूज़ होता है वो लिख रहे हैं, फ्रॉम क्लोरोफॉर्म हम लिख रहे हैं। क्लोरोफॉर्म व्हेन हीटेड विद एनी बेस, जैसे मैंने QH लिखा हुआ है, और जब मैं हीट करूंगा तो सबसे इंपॉर्टेंट जो कार्बीन है डाइक्लोरोकार्बीन बनेगा। ठीक, और इसके यदि प्रिपरेशन की मैकेनिज्म की मैं बात करूं तो मैकेनिज्म में यदि मैं देखूं तो देखो, क्लोरीन है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मतलब उसका -I इफेक्ट लगेगा, मतलब क्लोरीन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन पुल करेगा। और तीनों क्लोरीन यदि इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन पुल करेंगे तो ये कार्बन इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन पुल करेगा और इस हाइड्रोजन पर डेवलप होगा डेल्टा प्लस चार्ज। इसका मतलब ये वाला हाइड्रोजन है इनफ एसिडिक, ये एसिडिक H। अब यदि यहाँ पर कोई बेस यूज़ किया है, जैसे मैंने OH- यूज़ किया है, तो बेस क्या करेगा, बेस इस एसिडिक H को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करेगा।
तो यदि बेस ने इस एसिडिक H को यहाँ से रिमूव कर दिया, एब्स्ट्रैक्ट कर दिया, तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, कॉन्जुगेट बेस बनेगा। तो यहाँ पर जो बना CCl3 माइनस बना ऐसे। अब कोई भी नेगेटिवली चार्ज कार्बन क्या करता है, पहले के दो प्रिपरेशन में हमने क्या बोला कि कार्बन यदि नेगेटिवली चार्ज है तो वो क्या करेगा, एक बॉन्ड पेयर को हटा देगा। और जैसे ये बॉन्ड पेयर को हटाएगा, यहाँ पर कार्बन विद 2 बॉन्ड्स एंड टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स बचा, मतलब क्या बना, डाइक्लोरोकार्बीन बना। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन है। देखो कार्बीन के हमारे सिलेबस में दो ही नेम्ड रिएक्शन होते हैं, एक होता है कार्बाइल एमीन टेस्ट और एक होता है रीमर टीमन रिएक्शन, जो फिनॉल्स वाले टॉपिक में पढ़ते हैं, और उसमें डाइक्लोरोकार्बीन ही यूज़ होता है। और प्रिपरेशन की यदि मैं बात करूँ तो नेक्स्ट प्रिपरेशन हम लिख रहे हैं फ्रॉम डाइआयोडो कंपाउंड्स। CH2I2 डाइआयोडो कंपाउंड को यदि मैंने जिंक के साथ हीट किया तो ये क्या होगा, ये ZnI2 बन के निकल जाएगा और जो बनेगा वो बनेगा कार्बीन। रही बात मैकेनिज्म की, तो मैकेनिज्म में यदि मैं बात करूं तो किसी भी मेटल का काम क्या है, मेटल क्या करता है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को गेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, मतलब Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन किसी एक बॉन्ड में कोलिजन करेंगे, और जब बॉन्ड में कोलिजन करेंगे तो आयोडीन एक इलेक्ट्रॉन लेगा और एक इलेक्ट्रॉन किसको मिलेगा, कार्बन को मिलेगा। और यदि ऐसा हुआ तो होगा ये कि कार्बन पे नेगेटिव चार्ज बनेगा और आयोडीन पे भी नेगेटिव चार्ज बनेगा। और जब जब कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आता है वो क्या करेगा, लीविंग ग्रुप को एक्सपेल कर देगा, और यदि लीविंग ग्रुप को एक्सपेल कर दिया तो जो बनेगा वो क्या बनेगा, कार्बीन बनेगा। तो एक्चुअली कार्बीन का, ऐसे हम बहुत सारे प्रिपरेशन लिख सकते हैं। तो एक्चुअली कार्बीन का प्रिपरेशन है क्या, देखो कार्बीन का एक्चुअल प्रिपरेशन है ये कि हम किसी तरीके से कार्बन पे नेगेटिव चार्ज लेकर आए और उस पर प्रेजेंट हो कोई लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव पोर्शन। तो जब कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो वो क्या करेगा, न्यूट्रल होने के लिए लीविंग ग्रुप का एक्सपेल करेगा, और जैसे ही वो लीविंग ग्रुप का एक्सपेल करेगा क्या बन जाएगा, बन जाएगा कार्बीन। ठीक है ना, ये है एक्चुअल प्रिपरेशन। अच्छा, नेगेटिव चार्ज हम एसिड बेस रिएक्शन से ला सकते हैं, नेगेटिव चार्ज हम ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड से लेके आ सकते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में जो नॉर्मली जो यूज़ होता है वो एसिड बेस रिएक्शन यूज़ हुआ। हमने जिंक लेकर ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड से भी नेगेटिव चार्ज बनाकर दिखाया। तो ये तो हुई कार्बीन के प्रिपरेशन। कार्बीन के यदि रिएक्शंस पर आए तो रिएक्शंस होती हैं जनरलाइज्ड रिएक्शन जो है, दैट इज इंसर्शन रिएक्शन। इंसर्शन रिएक्शन मतलब किसी एक बॉन्ड में इंसर्ट हो जाना, इज इंसर्शन रिएक्शन। किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक में लिख के देख सकते हैं, जैसे हमारा टॉपिक एल्कीन स्टार्ट किया हुआ है तो हमने एल्कीन में ये वाला टॉपिक में हमने देखा। तो होगा ये कि जब हम एल्कीन का रिएक्शन किसी कार्बीन के सोर्स से करेंगे तो ये इस तरीके से CH2 इंसर्ट हो जाता है बॉन्ड में। मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। देखो कार्बीन के कार्बन की बेसिक प्रॉब्लम ये है कि कार्बन है टेट्रावेलेंट, उसको 4 बॉन्ड तो बनाना पड़ेगा, लेकिन कार्बन के एक्चुअली बॉन्ड तो 2 ही हैं। तो ये क्या करेगा, ये इन इलेक्ट्रॉन्स का अलग अलग पेयरिंग करेगा। तो एल्कीन का जो वीकेस्ट बॉन्ड है दैट इज पाई बॉन्ड, तो ये पाई बॉन्ड में कोलिजन करेगा और पाई बॉन्ड में कोलिजन के बाद इन इलेक्ट्रॉन्स को अलग अलग पेयरिंग कर लेगा। तो अलग अलग पेयरिंग करने से क्या होगा, एक इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन, एक इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड ये बन जाएगा, और यहाँ पर एक पेयरिंग होगी तो एक बॉन्ड ये बन जाएगा, पुराना पेयर ब्रेक हो गया। इसका मतलब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ही बचेगा। तो एक्चुअली क्या हुआ, CH2 उस डबल बॉन्ड में जाकर फिट हो गया, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम इंसर्शन रिएक्शन। और ये किसी भी टॉपिक में स्टडी हम कर सकते हैं। जैसे हम एल्कोहल्स की बात करें तो ये हमें बस पहचानना पड़ेगा कि किसी भी टॉपिक का, किसी भी कंपाउंड का वीकेस्ट बॉन्ड कौन सा है। तो एल्कोहल का वीकेस्ट बॉन्ड कौन सा होता है, एल्कोहल का वीकेस्ट बॉन्ड होता है OH बॉन्ड। तो हमें OH बॉन्ड में इंसर्ट करना पड़ेगा, और जो लिखा हुआ है प्रोडक्ट में वो क्या लिखा हुआ है, ईथर बनेगा एल्कोहल का कार्बीन से रिएक्शन पे। सिमिलर मैकेनिज्म पे बात करें, 4 बॉन्ड बनाने के चक्कर में इलेक्ट्रॉन्स का अलग अलग पेयरिंग होगा, और अलग अलग पेयरिंग होने से क्या होगा, यहाँ पर RO था, यहाँ पर एक बॉन्ड तो इसका ऑक्सीजन का बन गया कार्बन से, और एक बॉन्ड कार्बन का हाइड्रोजन से बन गया, और ये क्या बन गया, ROCH3 ईथर बन गया। ये इंसर्शन रिएक्शन है इन एल्कोहल्स। और किसी टॉपिक में यदि बात करें तो हम विद कार्बोक्सिलिक एसिड देख सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड का वीकेस्ट बॉन्ड कौन सा होता है, OH बॉन्ड। तो OH बॉन्ड में क्या होगा, इंसर्शन रिएक्शन होगा, और इंसर्शन रिएक्शन का मैकेनिज्म सेम, अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स का पेयरिंग मुझे कराना पड़ेगा, और यदि ऐसा मैं करता हूँ तो जो प्रोडक्ट मुझे दिखेगा वो प्रोडक्ट मुझे क्या दिखेगा, ईस्टर दिखेगा। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड पर जब कार्बीन का इंसर्शन रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है प्रोडक्ट में बनता है ईस्टर।
और किसी टॉपिक में बात करते हैं। और किसी टॉपिक में यदि बात करें तो हम लिख लेते हैं विद एल्केन्स, और एल्केन्स इसके पहले हमने पढ़ भी चुके हैं, तब हम कार्बिन जानते नहीं थे इसलिए रिएक्शन हमने तब लिखा नहीं था। एल्केन में रिएक्टिव बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ही होता है, तो इसमें नेक्स्ट होमोलॉग बनता है। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में जब हम इस तरीके से पेयरिंग कराएंगे तो जो RCH3 है इस तरीके से पेयरिंग के बाद क्या बनाएगा, ये वाले कार्बन का एक बॉन्ड इस CH2 से बन जाएगा और इस कार्बन का एक बॉन्ड बनेगा इस H के साथ, तो क्या बना RCH2 CH2H, मतलब RCH2 CH3 बना, नेक्स्ट होमोलॉग बना। दिस इज इंसर्शन रिएक्शन ऑफ कार्बीन, ये हुआ इंसर्शन की बात। अब यदि हम कार्बीन के टाइप्स की बात करें तो कार्बीन के टाइप्स होते हैं सिंगलेट कार्बीन और ट्रिपलेट कार्बीन। हालांकि नॉर्मली एग्जाम्स में ये आते नहीं, लेकिन फिर भी यदि हम थोड़ा एक्स्ट्रा डिस्कशन करें तो यदि हम कार्बीन के टाइप्स की बात करें तो दो टाइप हैं, सिंगलेट कार्बीन, ट्रिपलेट कार्बीन, और इनमें केवल हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन का डिफरेंस होता है। सिंगलेट कार्बीन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, और ट्रिपलेट कार्बीन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp, और ये हमें याद रखना पड़ता है। फिर यदि हम इनके सोर्स की बात करें तो सिंगलेट कार्बीन का जो सोर्स होता है, यदि मैं इस यहाँ पर लिख दूँ, इसका जो सोर्स होता है ये हम बना सकते हैं फ्रॉम सोर्स नंबर 2, सोर्स नंबर 3 एंड सोर्स नंबर 4, बट इन एब्सेंस ऑफ inert gas like N2। और सोर्स नंबर 2 क्या था, सोर्स नंबर 2 था फ्रॉम डायज़ोमीथेन, सोर्स नंबर 3 क्या था फ्रॉम हेलोफॉर्म, सोर्स नंबर 4 क्या था फ्रॉम डाइआयोडो कंपाउंड। मतलब ये कीटीन से सिंगलेट कार्बीन नहीं बनता। यदि मैं ट्रिपलेट कार्बीन के सोर्स की बात करूं तो ये बनेगा फ्रॉम फर्स्ट मतलब फ्रॉम कीटीन ये बनता है। ये हम बना सकते हैं फ्रॉम सेकेंड, फ्रॉम थर्ड एंड फ्रॉम फोर्थ, बट इन प्रेजेंस ऑफ इनर्ट गैस लाइक N2। हालांकि सोर्स हमारे सिलेबस में यूज़ होते नहीं, लेकिन कहीं कहीं बुक्स में यूज़ हो जाते हैं, इसलिए एक बार बताना ज़रूरी था। तो हम सोर्स से आगे बात करें, हम हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे थे, और सिंगलेट कार्बीन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2 और हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन होता है ट्रिपलेट कार्बीन में sp। अब यदि मैं कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो टोटल 6, 1s2 2s2 2p2। तो यदि मैं बात करूं तो 2s में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2s में आएगा 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर होगा px py और pz। तो यहाँ पर px में 1 इलेक्ट्रॉन और py में 1 इलेक्ट्रॉन, मैंने ऐसा लिख दिया, ये कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन हुआ। अब sp2 का मतलब ये है कि मिक्सिंग में एक s और 2 p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे। तो एक s और 2 p को मुझे मिक्स कराना है और नए मुझे sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाने, और जितने मिक्सिंग में पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल एनर्जीज के नए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे। तो देखो मैंने 3 इक्वली हाइब्रिडाइज्ड इक्वल एनर्जीज के sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना रखे हैं। लेकिन ध्यान से देखो यहाँ पर ये जो pz है ये तो मिक्सिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, मतलब इसका जो ओरिजिनल शेप रहेगा डम्बल शेप वो एज इट इज रहेगा। तो ये हमने ओरिजिनल ये pz का डम्बल शेप लिख दिया। ये मैंने क्या किया, मैंने ये कार्बन का टाइप लिखा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का टाइप। यदि मुझे CH2 का स्ट्रक्चर देखना है, CH2 यदि मुझे सिंगलेट का स्ट्रक्चर देखना है तो मुझे 2 हाइड्रोजन और लगाने पड़ेंगे, और 2 हाइड्रोजन पेयरिंग px py में होगा। तो यहाँ पर ऑर्बिटल्स में यदि बताऊँ तो एक हाइड्रोजन में यहाँ पर लगा दूंगा और एक हाइड्रोजन में यहाँ पर लगा दूंगा, ऐसा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये तो चलो देखो मैं ये बोल रहा हूँ, लिखने का एक और तरीका है बॉन्ड बनाने का कि मैं हाइड्रोजन का पेयरिंग ऐसे भी तो बता सकता हूँ कि मैं ऐसे भी बॉन्ड बनाना दिखा सकता हूँ। तो ये तो हाइड्रोजन के बॉन्ड हो गए। ये जो 2s वाला है ये कहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, हाइब्रिडाइज्ड में कि अनहाइब्रिडाइज्ड में? तो ये 2s में हाइब्रिडाइज्ड में, इसका मतलब मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा, तो मैंने इसको लिख दिया ऐसा। और चूंकि एक ही ऑर्बिटल में इसलिए इनके स्पिन अपोजिट लिखने पड़ेंगे। ये हाइब्रिडाइजेशन ऑफ sp2 हुआ, CH2 सिंगलेट हुआ। अब यदि मैं ट्रिपलेट में बात करूं तो हाइब्रिडाइजेशन मैंने क्या बोला, sp बोला। अब यदि मैं कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा था तो यहाँ 2s, ये हो गया px, ये py और ये हो गया pz।
2s में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, px में 1 और py में 1। अब मुझे कार्बन को एक्साइटेड स्टेट में लिखना पड़ेगा sp हाइब्रिडाइजेशन के लिए। तो ये जो 2s का इलेक्ट्रॉन है ना, ये कहाँ पर चला जाएगा, pz में चला जाएगा, क्योंकि हाफ फिल्ड मोर स्टेबल रहेगा, इसलिए ये ऐसा रहेगा ये। अब यदि मुझे sp हाइब्रिडाइजेशन लिखना है तो sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब मिक्सिंग में एक s और एक p पार्टिसिपेट करेगा। तो मैंने एक s और एक p को मिक्सिंग में पार्टिसिपेट कराया और नए एग्जैक्टली इक्वल एनर्जीज के दो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना दिए मैंने। लेकिन यहाँ पर अनहाइब्रिडाइज्ड कितने बनेंगे, दो। py pz ने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो एक बना दिया मैंने डम्बल शेप ये, और एक और बनाना पड़ेगा, तो एक डम्बल शेप मैंने बना दिया ये जो रेड कलर से लिखे ये अनहाइब्रिडाइज्ड है। अब ये मैंने क्या लिखा है, ये कार्बन लिखा है। अब यदि मुझे हाइड्रोजन को अटैच करके यदि मैं CH2 ट्रिपलेट का स्ट्रक्चर बताऊं, तो बताने के दो तरीके मैंने बोले तुम्हें। एक तरीका तो ये था कि मैं यहाँ पर पेयरिंग बता दूं ऐसे हाइड्रोजन का, इस तरीके से हाइड्रोजन का बॉन्ड बना दूं, और यदि मुझे ऑर्बिटल से बनाना है तो एक हाइड्रोजन का ओवरलैपिंग मुझे यहाँ दिखाना पड़ेगा और एक हाइड्रोजन का ओवरलैपिंग मुझे यहाँ दिखाना पड़ेगा। ये CH2 का हो गया। अब जो रिमेनिंग दो इलेक्ट्रॉन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, ये कहाँ पर है, py pz में है, मतलब हाइब्रिडाइज्ड में है कि अनहाइब्रिडाइज्ड में, अनहाइब्रिडाइज्ड में है। इसका मतलब मुझे यहाँ पर लिखने पड़ेंगे, और ध्यान से देखो इनका स्पिन सेम है, क्यों, क्योंकि एक ही ऑर्बिटल में नहीं है। ठीक, तो ये स्ट्रक्चर से रिलेटेड बात हुई। अब यदि मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात करूँ तो वैसे तो देखो टाइप ऑफ जो कार्बीन है वो सिलेबस में नहीं होता, फिर भी यदि स्टडी करना चाहते हैं हम तो मैं लिख के बताता हूँ, ये स्टडी करते हैं। देखो CH2 सिंगलेट यदि हमें स्टडी करना ही है तो हम आज के बाद ऐसे स्टडी करेंगे। CH2 सिंगलेट यदि मुझे याद रखना ही है तो मैं ऐसे याद रखूँगा, और बस मुझे ये याद रखना है कि यहाँ पर जब मैं ये साइन बनाऊंगा ना तो स्पिन अपोजिट बताना पड़ेगा। अभी हमने स्ट्रक्चर में देखा था अपोजिट है, देखो ऊपर लिखा हुआ है। यदि मैं CH2 ट्रिपलेट को याद रखना चाहता हूँ तो CH2 ट्रिपलेट में मुझे इलेक्ट्रॉन्स ये कैसे लिखने पड़ेंगे, इनका स्पिन मुझे सेम लिखना पड़ेगा ऐसा। अभी देखो स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है। अब यदि CH2 सिंगलेट की बात करें तो एक्चुअली sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, बॉन्ड एंगल मस्ट बी 120, लेकिन वो स्टैंडर्ड है, डेविएशन के कारण ये चेंज हो जाता है। हालांकि वैल्यू याद रखने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी ये एग्जैक्ट वैल्यू होता है 103, जबकि sp हाइब्रिडाइजेशन में एग्जैक्ट वैल्यू CH2 के लिए 136 होता है, और ये वैल्यू चेंज हो जाएगा यदि मैं CH2 के बजाय Cl2 CCl2 लिखूंगा तब। तो वैल्यू फिक्स यदि नहीं है तो हम इनको याद नहीं रखते हैं, केवल एक आइडिया के लिए मुझे बताना था तो मैंने एक आइडिया के लिए तुम्हें बताया। अब जब यदि हमने टाइप देख ही लिया है तो इन टाइप्स को यूज़ करके मैं रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके बताता हूँ कि रिएक्शन में ये कैसे पार्टिसिपेट करते हैं। तो यदि मैं CH2 सिंगलेट और ट्रिपलेट की रिएक्शंस लिखूँ तो मैं इस तरीके से लिखता हूँ। और रिएक्शन में क्या है, देखो ऑब्जर्वेशन क्या है, मुझे किसी एक टाइप का एल्कीन लेना था, तो सपोज मैंने सिस एल्कीन लिया। आप बोलोगे तो हम ट्रांस एल्कीन लेकर भी बात कर सकते हैं। सिस एल्कीन लिया और हमने देखा था इंसर्शन रिएक्शन है, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना वो सिस प्रोडक्ट बना यदि सिंगलेट है। तो यदि ट्रिपलेट लिखा हुआ है तो देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर ये सिस प्रोडक्ट है, करेक्ट, लेकिन ध्यान से देखो यहाँ पर ट्रांस प्रोडक्ट भी बना है, मतलब जो सिंगलेट CH2 सिंगलेट कार्बिन है वो एक ही टाइप का प्रोडक्ट देगा। मतलब यदि सिस एल्कीन लिया है तो सिस प्रोडक्ट देगा, और ट्रांस एल्कीन लिया है तो ट्रांस प्रोडक्ट देगा। जबकि ट्रिपलेट कार्बिन क्या करेगा, मिक्सचर देगा। सिस एल्कीन लिया है तो सिस प्रोडक्ट भी बनेगा और ट्रांस प्रोडक्ट भी बनेगा। यदि तुमने ट्रांस एल्कीन लिया होता तो ट्रांस प्रोडक्ट भी बनता और सिस प्रोडक्ट भी बनता। ऑब्जर्वेशन क्लियर है। अब यदि मैं इनके एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट पर आऊँ तो एक्सप्लेनेशन ये है कि जब सिंगलेट कार्बिन रिएक्ट करता है तो सिंगलेट कार्बिन में ये तो कंफर्म है कि सिंगलेट कार्बिन में स्पिन कैसा था, इलेक्ट्रॉन्स का अपोजिट था, देखा था ना अभी हमने, तो हमने सिंगलेट कार्बिन लिखा। अब एल्कीन में ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये बॉन्ड पेयर है। अब बॉन्ड पेयर है तो इनका पेयर है, इसका मतलब स्पिन तो अपोजिट रहेगा। अब जब ये पेयरिंग के लिए कोलिजन करेगा तो देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर स्पिन अपोजिट अवेलेबल है और अपोजिट स्पिन के बीच में आसानी से पेयरिंग हो जाएगा। मतलब एक पेयरिंग ये हो जाएगा आसानी से और इनका भी पेयरिंग हो जाएगा, ये वाला पेयरिंग भी हो जाएगा।
तो यहाँ पर पेयरिंग होने में कोई दिक्कत होगा ही नहीं। इसका मतलब यहाँ पर तुरंत क्या होगा, यहाँ पर यदि मैं लिख कर बताऊँ तो यहाँ पर ये बॉन्ड पहले से प्रेजेंट था और यहाँ पर इंसर्शन तुरंत हो गया। तुरंत होने का मतलब यहाँ पर पेयरिंग होके तुरंत बॉन्ड बन गया और यहाँ पर भी पेयरिंग होके तुरंत बॉन्ड बन गया। तो रोटेशन का टाइम ही नहीं मिला, मौका ही नहीं मिला। इसलिए स्टार्टिंग में जैसा भी तुमने एल्कीन लिया था वैसे ही प्रोडक्ट बनेगा सिंगलेट के केस में। तो इतने में समझ तो गए होगे तुम कि ट्रिपलेट के केस में क्या होगा। ट्रिपलेट के केस में जो इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन था वो स्पिन कैसा था, वो स्पिन था सेम। तो जब पेयरिंग की बारी आएगी, कोलिजन जब पेयरिंग के लिए होगा, तब एक कोलिजन से एक पेयरिंग तो आसानी से हो जाएगा। ये वाला तो अपोजिट स्पिन है, तो एक बॉन्ड तो आसानी से ये वाला बन जाएगा, बिल्कुल आसानी से ये पेयरिंग हो जाएगा। लेकिन ध्यान से देखो, ये वाला पेयरिंग तो नहीं हो सकता ना इलेक्ट्रॉन्स का। सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन्स कभी भी पेयर नहीं हो सकते। तो जब एक बॉन्ड बन गया, यहाँ पर ये वाला बॉन्ड बन गया पेयरिंग के बाद, लेकिन अभी भी यहाँ पर पेयरिंग नहीं है, तो यहाँ पर होगा ये कि इन दोनों में से कोई एक इलेक्ट्रॉन अपना स्पिन चेंज करेगा और स्पिन चेंज करने में टाइम लगेगा। जितने टाइम में स्पिन चेंज होगा तब तक तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड में रोटेशन की पॉसिबिलिटी होती है। अब यहाँ पर देखो चांस वाली बात है। चांस वाली बात मतलब देखो यहाँ पर इस पॉइंट पर आने के बाद जब यहाँ पर इन दोनों में से कोई एक इलेक्ट्रॉन अपना स्पिन रोटेट करेगा, तब इन्वर्ट करेगा, तब यदि स्पिन इन्वर्जन जल्दी से हो गया तो यहाँ पर पेयरिंग तुरंत हो जाएगा। तो यदि स्पिन इन्वर्जन हो गया तो देखो यहाँ पेयरिंग हो गया। और यदि तुमने यहाँ पे सिस एल्कीन लिया था तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना, सिस प्रोडक्ट बना। लेकिन चांस वाली बात है, यदि स्पिन इन्वर्जन में थोड़ा भी टाइम लग गया तो सिंगल बॉन्ड में कंटिन्यूसली बॉन्ड रोटेशन होता रहता है। मतलब यदि बॉन्ड रोटेशन पहले हो गया और स्पिन इन्वर्जन बाद में हो पाया, तब जब तक ये बॉन्ड बनेगा तब तक ये बॉन्ड रोटेट कर गया होगा। इसलिए यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा। तो ये चांस वाली बात है, इसीलिए यहाँ पर सिस एल्कीन लेने पर सिस प्रोडक्ट भी बनता है और ट्रांस प्रोडक्ट भी बनेगा। ये ट्रिपलेट के केस में ऐसा होता है। अच्छा, एक बात और, यदि हमें कहीं लिख कर आना नहीं होता, यदि ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका होता है, सिंगलेट में सिंगल टर्म आता है स्पेलिंग में, तो सिंगलेट में सिंगल प्रोडक्ट बनता है, तो ट्रिपलेट में अपने आप मिक्सचर लिखकर हम आ जाएंगे। तो याद रखने का तरीका क्या है, सिंगलेट में सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं और सिंगलेट में सिंगल ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो स्पिन हमेशा हम अपने आप कैसा लिख कर आ जाएंगे, हम स्पिन अपोजिट लिख कर आ जाएंगे। थोड़ा और एक एक्स्ट्रा लेवल पे बात करें, कुछ और अलग अलग रिएक्शंस में बात करें, हालांकि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड अपने सिलेबस में ज़्यादा यूज़ होते नहीं लेकिन बुक्स में मिल जाते हैं, अच्छे रिएक्शंस हैं। एक बार हम पायरॉल के साथ कार्बिन का रिएक्शन एक बार लिखा हुआ देखते हैं। तो CH और KOH ये किसका सोर्स बनेगा, डाइक्लोरोकार्बिन का सोर्स बनेगा। मैकेनिज्म से इसको एक्सप्लेन करते हैं, और यदि मैं मैकेनिज्म लिखूं तो CH और KOH ने मिलकर क्या बनाया, डाइक्लोरोकार्बिन बनाया। और डाइक्लोरोकार्बिन क्या करेगा, डबल बॉन्ड पे इंसर्शन रिएक्शन होगा, और इंसर्शन रिएक्शन होगा तो एक बॉन्ड यहाँ पर ये बन जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा ये वाला बॉन्ड ऐसे, मतलब डबल बॉन्ड पे साइक्लोप्रोपेन रिंग बन जाएगा। तो साइक्लोप्रोपेन यदि रिंग लिखकर बताऊं तो ये रिंग बनेगा कुछ इस तरीके से, ऐसा बनेगा। अब देखो यहाँ पर प्रॉब्लम दो है। पहला कि क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसलिए इन कार्बन पे डेल्टा प्लस चार्ज आएगा। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि 3 मेंबर्ड रिंग मोस्ट स्ट्रेन्ड रिंग होता है, मतलब ये ब्रेक होगा। तो यहाँ पर होता ये है कि नाइट्रोजन का लोन पेयर इस कार्बन को मिलेगा, कार्बन के ऑलरेडी 4 बॉन्ड हैं, तो ये क्या करेगा, बॉन्ड पेयर हटाएगा। तो ये जो बॉन्ड पेयर हटाएगा ना, ये इस कार्बन को सप्लाई करेगा और कार्बन यहाँ से क्लोरीन को निकाल देगा। और यदि ऐसा होता है तो मैं लिखकर बताऊं क्या होगा, नाइट्रोजन इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा, तो नाइट्रोजन पे यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि पहले न्यूट्रल था वो। और यहाँ पर ये वाला कार्बन इस कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, और ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से अटैच हो जाएगा ऐसा, और इस कार्बन से एक Cl निकाल दिया मैंने ऐसा। यदि मैं इसको रीअरेंज करके लिखूंगा तो ये 6 मेंबर्ड रिंग एक्सपेंशन हो गया, एक बात। दूसरी बात, जब नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे प्लस चार्ज आएगा तो वो क्या करेगा, बॉन्ड पेयर को लोन पेयर बनाकर H को एक्सपेल कर देगा, तो यहाँ से H प्लस निकल जाएगा और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट बनेगा ऐसा। इस तरीके से भी कार्बीन के रिएक्शंस लिखे जाते हैं।
हालांकि बुक्स वगैरह में होते हैं, ये हमारे सिलेबस में थोड़ा कम ही यूज़ है। तो ये हो गया अल्फा एलिमिनेशन कंप्लीट, कार्बिन कंप्लीट। क्लियर है? थैंक यू।